बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के। अब हम जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। ठीक है, मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? वो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं। इनमें जो है वो आपके पास कोई भी मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करती हो, ठीक है, कोई ना कोई इसका वॉल्यूम हो, कोई ना कोई जगह वो ऑक्यूपाई कर रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, अब मैटर जो है वो 3 तरह से पाया जाएगा, या तो वो सॉलिड की फॉर्म में होगा, या वो लिक्विड की फॉर्म में होगा, या ही वो गैसेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं नॉर्मली जो है वो मैटर के। अब हम डिस्कस करते हैं इसको लेक्चर नंबर 1 कंसीडर करते हुए, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उसकी डिस्कस कर लिया था। हर लॉ के न्यूमेरिकल को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास आज का लेक्चर है, हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं? आज का लेक्चर हम लोग थ्योरी बेस्ड चीज़ों पे डिस्कस करें कि क्या इस चैप्टर 2 में कौन कौन सी थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये 3 स्टेट्स आपके पास आ गई, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले आता है आपके पास मैटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। आपके पास ज़मीन पर कोई जो मैटर एग्जिस्ट करता है, मैटर मैंने आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर दिया क्या होता है। वो जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, तो आपके पास वो मैटर होता है। ठीक है, अब मैटर आपके पास कोई भी हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास चेयर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पास लिक्विड वाटर की फॉर्म में हो, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन हो, या कोई गैस की फॉर्म में, कोई भी चीज़ है। बस क्या है, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, कि बताती है कि यस आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। ज़मीन के ऊपर मैटर किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म्स में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। द वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैसेस। ठीक है, अब देखो गैस किस तरह की, गैस के पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। गैस जो है वो आपके पास फ्रीली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके गैसेस के दरमियान जो है मॉलिक्यूल्स और उसके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह मौजूद होती है। ठीक है, लिक्विड्स आपके पास स्लाइटली जो है इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजर होते हैं, जबकि आपके पास सॉलिड बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। ये आपके पास जो है वो थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कम टूवर्ड्स दी अनदर डायग्राम, दैट इज जब ऑक्सीजन आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगी तो किस तरह से होगी कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या है? टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड है यानी कि उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है और उसकी एक डेफिनाइट शेप है। ठीक है, जबकि आपके पास वॉल्यूम अगर ऑक्सीजन अगर लिक्विड में मौजूद होगी तो आपके पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट, जब सॉलिड से पहले क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को डायरेक्टली पे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेल्टिंग हो रही है। इसके अलावा फ्रीजिंग कैसे होगी कि लिक्विड से मेल्ट में चला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो फ्रीजिंग होगी। तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेट्स आ जाती हैं। सही है, तो जो है आपके पास क्या है, इस तरह से ये अपनी स्टेट्स चेंज करता रहता है। कोई भी एक चीज़ है वो अपनी स्टेट डिफरेंट स्टेट में जाने की पावर रखता है। सही, अब आपके पास जब ऑक्सीजन की एग्जांपल हमने लिए, तो जब ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में मौजूद है तो आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, वो उनके दरमियान बिल्कुल भी जो है वो स्पेसेस मौजूद नहीं है। जबकि आप लिक्विड की तरफ जाओ, जब लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपके पास L लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये लिक्विड में है, तो इसके दरमियान आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मौजूद हैं। सही, जब आप गैस की तरफ जाओगे क्या आपके पास लिखा हुआ है G, दैट इज गैस। ठीक है, कि जब ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है तो उसके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यानी कि आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है। सॉलिड आपके पहले शेप की बात करते हैं, तीनों की शेप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शेप में सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो सॉलिड की पढ़ते हैं। आपको सॉलिड यहाँ पर एक डायग्रामेटिक भी हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, तो हम उसको देख लेते हैं। सॉलिड आपको एक डेफिनाइट शेप का नज़र आ रहा होगा कि यानी एक किसी न किसी हम सॉलिड को शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
ये किसी भी शेप में जा सकता है, तो इसकी एक डेफिनाइट शेप है। ठीक है, गैस आपके पास क्या है, क्या गैस की कोई शेप हो सकती है या लिक्विड की कोई शेप हो सकती है? नहीं, जिस जिस डायरेक्शन में आप उसको ले जाना चाह रहे हो वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा या उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, उसकी कोई एग्जैक्टली शेप नहीं होती। अच्छा, वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम ये डेफिनाइट वॉल्यूम रखते हैं, यानी अब जो है आपके पास कोई ना कोई इसका वॉल्यूम होगा, सही, कोई एक डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, जबकि आपके पास लिक्विड का भी डेफिनाइट है और गैशियस जो है वो आपके पास इनडेफिनाइट वॉल्यूम है, सही। अच्छा, डिफ्यूजन आपके पास, डिफ्यूजन आप लोग आगे जाके इसको बहुत थॉरली स्टडी करोगे कि डिफ्यूजन कैसे होती है, लिक्विड्स में कैसे होती है, गैसेस में कैसे होती है, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कैसे जो है वो मूव करता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का जो रेट है आपके पास वो सॉलिड में बहुत कम होता है, सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो पाता, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो इसलिए इसका जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, जबकि आपके पास लिक्विड में जो है वो डिफ्यूजन स्लो होगी लेकिन वेरी स्लो नहीं होगी, और गैसेस में तो आपके पास डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। वजह क्या है कि कभी आप लोगों ने परफ्यूम को देखा होगा, परफ्यूम की बॉटल जब आप स्प्रे करते हो तो उसके अंदर क्या मौजूद है, गैसेस मौजूद है। ठीक है, गैस की फॉर्म में बॉडी स्प्रे वगैरह आप देखो तो उसमें गैसेस की फॉर्म में मौजूद है। अब ये गैसेस क्या है, अंदर हायर कंसंट्रेशन मौजूद है, परफ्यूम की बॉटल के अंदर क्या मौजूद है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द परफ्यूम मौजूद है। अब वो लोअर एनवायरनमेंट में यानी कि उस जगह पे डिफ्यूज हो रहा है जहाँ पर आपके पास क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो ये आपके पास जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, आप आगे जाके इसके बहुत थॉरली स्टडी करने वाले हो, तो हम इसे सिर्फ जस्ट ओवरव्यू के तौर पे ले लेते हैं। उसके बाद कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं। कंप्रेशन आपको पता है किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव डालना या और वो दब जाए। ठीक है, कंप्रेशन नियर टू जीरो, यानी कि सॉलिड को अगर कंप्रेस करोगे, क्या वो इतना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है? नहीं, वो इतनी ज़्यादा कंप्रेशन नहीं शो करेगा। ठीक है, और लिक्विड में भी आप क्या करोगे, लिक्विड को किसी हद तक आप दबा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते। ठीक है, और जब आपके पास आ जाता है गैसेस में, गैसेस की कंप्रेशन बहुत आसान होती है, सही, गैसेस की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अब आप देख लो स्पेसेस कितनी मौजूद हैं, कंप्रेशन बेस करती है इनकी स्पेसेस के ऊपर। ठीक है, कि अब आप मुझे देख के बताओ क्या इनकी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई जगह बाकी है कि वो कंप्रेस हो सके? नहीं है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ी सी जगह बाकी है, तो वो थोड़े से जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जगह बहुत सारी है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, इसकी मोशन पे चलते हैं कि ये किस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास कौन सी मूवमेंट है, ये वाइब्रेशनल मोशन है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है जो एटम्स इनके मौजूद है वो वाइब्रेट वाली मोशन करते हैं, यानी कि वाइब्रेशन होती है इनके अंदर। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन पे होते हैं, जबकि आपके पास जो है वो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और इसके अंदर गैसेस के अंदर आपके पास रैंडम मोशन है। दैट मीन्स ट्रांसलेशन आपके पास क्या है, ये स्लाइटली एक दूसरे के ऊपर जो है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते करते मूव कराएंगे। रैंडम आपके पास क्या है कि वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास कोई मतलब स्पेसिफिक स्पेस या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ये अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव करना जानते हैं, इनके जो एटम्स हैं अंदर गैसेस के। काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, अब काइनेटिक एनर्जी उस सूरत में इंक्रीज होती है जब कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, या उसको हम जो है वो एनर्जी, जब मॉलिक्यूल्स आपस में, स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तभी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब जब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऐसी कोई स्पेस ही मौजूद नहीं है कि कोई कि ये जो आपस में कोलिजन कर सके, यानी कि इनके दरमियान कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये कोलिजन करें और कोलिजन करने के बाद क्या कर सके, कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर सके या कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। जबकि आपके पास लिक्विड के अंदर थोड़ी सी जगह मौजूद है, तो ये क्या कर सकते हैं, या आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि जगह है तो मॉलिक्यूल्स आपस में आकर टकराना शुरू कर देंगे। अब जब बिल्कुल एक दूसरे से स्टिक होके लगे हुए हैं तो इनके पास तो जगह ही नहीं है टक्के वो क्या कर सकें, आपस में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के अंदर क्योंकि कम है, वजह ये है नेग्लिजिबल है, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म होने के मतलब उस पर जगह पे। ठीक है, कि नेग्लिजिबल है यानी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, इतनी कम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस मौजूद नहीं होती, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिटिल बिट स्पेसेस मौजूद हैं। इन स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि वो जब मॉलिक्यूल्स आपस में एटम्स जो है अंदर मौजूद, ये इस तरह से जो एटम्स बने हुए हैं, जब ये आपस में एकदम से दूर से आके एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
अब देखो गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में आप लोगों के पास जो है वो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इधर उधर पूरी जगह पे स्प्रेड हो तो जितना डिस्टेंस वो आपस में कवर करेंगे, जितनी ज़्यादा वो आपस में कोलाइडल पावर रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इसीलिए इन गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अब इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लो, जितने मॉलिक्यूल्स आपस में पास होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जब क्लोजर है तो उनके दरमियान का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिफरेंट जो है वो अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। इस तरह देखो सॉलिड के दरमियान कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई जगह मौजूद नहीं है, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि लिक्विड के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और गैसेस के अंदर क्या है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं और दूर होने की वजह से इनकी जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास कैरेक्टर्स हो गए इन सब के, कि आप इनको जो है वो आप इजीली इनकी इमेजेस को माइंड में रखते हुए आप इनकी ये तमाम बातें लिख सकोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं गैसेस के हवाले से। Scientists developed the kinetic molecular theory to account for the behavior of the atoms and molecules. साइंटिस्ट ने क्यों डिस्कवर की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, क्योंकि उन्होंने एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखते हुए इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डेवलप किया कि एटम्स जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस चीज़ पे बेस कर रही है, गैसेस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो इस चीज़ पे बेस कर रही है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हरकत में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। देखो ये आपके पास है, हमने सिर्फ एक जर्नल सी बात की है। सॉलिड में देखो अब आप लोगों के पास क्या चीज़ है, सॉलिड बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, क्या इनके पार्टिकल्स मूव कर सकेंगे, नहीं, सही, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी मूवमेंट या कोई भी मोशन क्रिएट नहीं हो रही। लिक्विड में देखो, लिक्विड में जो आपके पास मूवमेंट है वो लिटिल बिट होगी, बहुत स्लाइट होगी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मौजूद हैं। अब जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में आप लोगों के पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, कि कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होंगे, ये मूव करते रहेंगे, वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। सही, उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी मूव करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो काइनेटिक थ्योरी है वो इसी सबसे मेन जो चीज़ है वो इसी पे बेस कर रही होती है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जो है मूवमेंट में होते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी हम लोग पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जितने दूर हैं मॉलिक्यूल्स आपस में उतनी ही स्पीड से कोलाइड होंगे, अंदर की वॉल से, कंटेनर की वॉल से कोलाइड होंगे। ठीक है, जिस कंटेनर में वो पैक है उस कंटेनर की वॉल से भी वो कोलाइड हो रहे हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स एटम्स भी कोलाइड हो रहे हैं। तो इन कोलिजन की वजह से जो आपके पास एनर्जी क्रिएट होती है वो आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस पे बेस करेगी, मोशन पे, क्योंकि जब तक वो मोशन नहीं करेगा यानी कि वो मूवमेंट नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं होगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की कुछ जो है वो चीज़ों पे बेस करती है, हम assumptions को पढ़ते हैं। ठीक है, द थ्योरी प्रोवाइड्स अ मॉडल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। थ्योरी जो है ये एक बात करती है, ये एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है, वो कह रही है कि आइडियल गैस के बारे में जिसने इन्फॉर्मेशन दी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो क्या है कि ये आइडियल गैसेस पे बेस करते हैं। ठीक है, कैसे, एन आइडियल गैस इज एन इमेजनरी गैस। एक आइडियल गैस क्या है, एक इमेजनरी गैस है, यानी कि इमेजिन की हुई गैस है, that perfectly fits all the assumptions of kinetic molecular theory। जो क्या कर रही होगी, जो kinetic molecular theory पे बिल्कुल perfectly fit हो रही है। जो assumptions दिए गए हैं ये आइडियल गैस ही फॉलो कर सकती है इन assumptions को, और आइडियल गैस क्या है, एक assumption है या एक imaginary गैस है। The kinetic molecular theory of gases is based on the following 5 assumptions। गैसेस की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है आप लोगों के पास वो 5 असम्पशंस पे बेस करती है। वो पहला असम्पशन देख लेते हैं, वो क्या है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर फार अपार्ट रिलेटिव टू देयर साइजेस। अब देख लीजिए,
गैसेस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ दी टाइनी पार्टिकल्स पे कंसिस्ट कर रही है। लार्ज नंबर क्या मतलब बहुत सारे, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स, बहुत स्मॉल स्मॉल एटम्स उनके ऊपर डिपेंड करती है या उनके ऊपर कंसिस्ट कर रही है। एंड दे आर फार अपार्ट रिलेटिव टू देयर साइजेस, और ये एक दूसरे से कितने कितने दूर हैं, ठीक, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इनके दरमियान जो है वो एक डिस्टेंस है, और अपने साइज को देखते हुए इनके दरमियान डिस्टेंस है। यानी अब कुछ मॉलिक्यूल्स लार्जर हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल स्मॉलर हैं, मतलब अब लार्जर और स्मॉलर का डिफरेंस यहाँ पर ला रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने अपने साइज से रिलेटेड उतना उतना डिस्टेंस रखेंगे एक दूसरे से। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस। अब आधे से ज़्यादा जो वॉल्यूम होगा, देख रहे हो इसके अंदर नज़र आ रहा होगा कुछ पार्टिकल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ब्लू और येलो में, लेकिन बाकी स्पेस जो है वो वाइट आपको नज़र आ रही होगी। इसी कंटेनर के अंदर बाकी स्पेस क्या है, वाइट नज़र आ रही है। तो ये आपको ये बात इस चीज़ से पता चल रही है कि कुछ तो पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो बाकी का जो एरिया है, लार्जर एरिया जो है वो किस पे कंसिस्ट करता है, एम्प्टी स्पेसेस पे कंसिस्ट कर रहा है, यानी कि खाली जगहों पे। assumption नंबर 2 क्या कह रही है, collision between the gas particles and between particles and container walls, यानी कि गैस पार्टिकल्स के दरमियान collision, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो जब आपस में कोलाइड टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक बात है कि कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल के दरमियान और कंटेनर वॉल्स के दरमियान, कंटेनर वॉल यानी जिस कंटेनर में वो मौजूद है उनके दरमियान जो कोलिजन हो रही है वो इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। एन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर। इलास्टिक कोलिजन ऐसी है कि जिसमें गैस का मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल गैस का मौजूद है, वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है बट डोंट लूज एनी एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। लेकिन वो क्या कर रहा होगा, कोई एनर्जी जो है वो लूज नहीं कर रहा होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। इलास्टिक कोलिजन देख लीजिए, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होंगे, कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स देखते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं। अब देखो ये किस तरह दो मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हुए नजर आ रहे हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स आपको वॉल से भी टकराते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये जब टकराते हैं आपस में, क्योंकि ये हरकत में रहते हैं मुस्तकिल, तो क्या करते हैं, ये कोलिजन की वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सही। और इन्होंने इस कोलिजन को क्या नाम दिया है, इलास्टिक कोलिजन का नाम दिया है। अब इलास्टिक कोलिजन आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ये आपस में टकरा तो रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, सही। वो प्रेशर एक्सर्ट करने के दौरान ये कोई एनर्जी लूज नहीं करेंगे। जैसे अब इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल देख लो, यहाँ से मॉलिक्यूल जब किसी भी वॉल से टकरा रहा है तो क्या इसने कोई एनर्जी रिलीज करी, नहीं करी, ठीक है। क्या इसने कोई एनर्जी रिलीज करी, नहीं करी, वो एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर पहुंच गया। इसने क्या किया, ये दोबारा से टकराएगा, वहां अगेन इसी पोजीशन में चला जाएगा। तो ये इस ब्लू पर्पल लाइन से जो आपको शो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, सही। अगर आपने कभी बॉल देखी हो, ठीक है, बॉल, फुटबॉल अगर देखो, हम सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो आपके पास बैट में यूज़ करते हो, बैट क्रिकेट में जो बॉल यूज़ की जाती है, अगर हम उसे ट्वाइस टाइम थ्राइस टाइम मारें ज़मीन पे, उसको अगर लगाएं तो फिर क्या होता है, वो आपके पास उसी हाइट पे कभी कभी वापस आती है और कभी कभी आपके पास जो है वो लो हाइट पे आ रही होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल में आ रहा होगा। क्या आप देखो इलास्टिक कोलिजन क्या है, जब वो टकरा कर उसके पार्टिकल ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया ज़मीन के ऊपर। आपके पास बॉल है, ठीक है, बॉल को आपने ज़मीन पे मारा, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया, वो वापस आपके पास आ गई, ठीक है। इसी तरह जब इसने जो है वो वॉल से टकराएगा तो ये इक्वल उसमें अमाउंट में वापस आएगा, उसने कोई एनर्जी रिलीज नहीं करी। और जब आपके पास अगर कोई ऐसी ख़राब बॉल है कि जिसके अंदर जो है वो प्रेशर मौजूद नहीं है और वो ज़मीन से टकराने के बाद क्या कर रही है, उसकी हाइट मुस्तकिल कम हो रही है, एक दफ़ा आपके हाथ तक आ गई, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे, मतलब कि उसकी जो है वो सीक्वेंस कम हो रही है, उसकी हाइट कम हो रही है, तो आपके पास इलास्टिक कोलिजन है जिसमें क्या होती है, एनर्जी लूज होती है, सही। इलास्टिक कोलिजन में क्या हो गया, कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब गैस जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, इन एन इलास्टिक कोलिजन द टोटल एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, दूसरे लफ्जों में से ये कहा जा सकता है कि इलास्टिक कोलिजन वो है द टोटल एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज, जो पूरी एनर्जी है कोलाइडिंग बॉडीज का। क्या मतलब होगा, एक में हम लोग जो है वो अज्यूम कर लेते हैं, एक कोलाइडिंग बॉडी आप लोगों के पास क्या है, गैस का पार्टिकल है, दूसरा आपके पास क्या है, कंटेनर है। इससे जब ये आपस में टकरा रही है तो ये हो गई कोलाइडिंग बॉडीज, ठीक है, दोनों कोलाइडिंग बॉडीज।
आफ्टर कोलिजन इज सेम एज देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। यानी कि इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी की ऊपर बात करें तो जब जो है वो टकरा रही हैं, ठीक है, जब दोनों कोलाइडिंग बॉडीज आपस में टकरा रही हैं उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी, और जब वो टकराई नहीं थी, ठीक है, उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम होगी। तो हम इसको क्या है, इलास्टिक कोलिजन को हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहा जब टकराने से पहले और टकराने के बाद, यानी कि जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे थे, टकराने से पहले, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। तो अजम्पशन नंबर 2 समझ आ गई कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, जब भी आपस में टकरा रहे हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, तो वो कौन से कोलिजन कर रहे होंगे, वो इलास्टिक कोलिजन कर रहे होंगे। तो ये आपके पास हो गई assumption नंबर 2। कम टुवर्ड्स ये assumption नंबर 3, गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैपिड एंड रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रैपिड यानी कि बहुत स्पीड से, और रैंडमली यानी कहीं पर भी अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। They therefore possess kinetic energy, और क्या है इनके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनकी मूवमेंट है, इनके दरमियान जो है वो स्पेसेस मौजूद हैं, जब वो टकरा रहे हैं तो क्या जनरेट करे, काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए यहाँ क्या कह दिया, इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ एनर्जी ऑफ मोशन। और वो क्या है, एनर्जी ऑफ मोशन भी कह सकते हैं, यानी कि वो एनर्जी जो उनके मूवमेंट की, जो उनके मोशन के दरमियान क्रिएट हो रही है। इस तरह से अब देखो इसकी कोई डायरेक्शन समझ आ रही है, नहीं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इन्हें बहुत खुली इजाज़त है, आज़ादी है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे, रैपिड होंगे, बहुत तेज़ी से स्पीड कर रहे होंगे, और रैंडमली अपनी मर्जी से मूव कर। Assumption नंबर 4 क्या है, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द गैस पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, लाइक अगर आप यहाँ देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो जब उनके दरमियान कोई इस तरह के चार्जेस ही मौजूद नहीं है, या मतलब कोई ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। मैंने सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन को समझाने के लिए ये डायग्राम यूज़ की है कि अट्रैक्शन क्या होती है और रिपल्जन क्या होती है। सिर्फ अट्रैक्शन को और रिपल्जन को समझाने के लिए डायग्राम यूज़ की गई है। इसमें चार्जेस का आपको कोई काम नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। देखो अब मॉलिक्यूल्स गैसेस में क्या थे, दूर दूर थे, ठीक है, दूर दूर होने की वजह से क्या हो रहा था, इनके दरमियान फोर्सेस ही नहीं थी, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद थी। जब मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं तो क्या होती है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और ना ही इनके दरमियान कोई रिपल्सिव फोर्सेस हैं, सही, कोई इस तरह की ना ही अट्रैक्शन मौजूद है, ना ही रिपल्जन मौजूद है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक। Assumption नंबर 5 क्या होता है आपके पास, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गैस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करेगा, जैसे द एवरेज स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सही, जब मैं क्या करती हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। अब आप एग्जांपल ले लो पानी की, उबलते हुए पानी की, टेम्परेचर बढ़ाया, बबल्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं, उसके अंदर क्या हुई, हीट एनर्जी बढ़ गई, सही। यानी कि अगर मैं स्टोव ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ, चूल्हा ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ, हीट ज़्यादा मिल रही है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करें, बहुत ही ज़्यादा जल्दी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करें, बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर एक दरमियान एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सही। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जीज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो ये बात है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में भी यही हो रहा है कि जब उस कंटेनर को, जिसके अंदर गैसेस मौजूद है, जिसके अंदर गैस मौजूद है, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो उनके दरमियान मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। तो स्पीड अप होने की वजह से क्या बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका कोलिजन क्या है, टकराव है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का टकराव है आपस में भी और वॉल्स के साथ भी। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उनके दरमियान मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट की वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन की बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपस में कोरिलेट कर रही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ आने वाला टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, बिल्कुल जो है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर, गैसेस की, किस तरह कि जब आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी को, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आपके पास कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, कोलिजन की वजह से क्या चीज़ बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये आपके पास जो है वो पांचों की पांचों अजम्पशंस है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, जो कि बेस करती हैं गैसेस के लिए, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है
गैसेस से रिलेटेड इन 5 अजम्पशंस पे जो है वो चल रहे होते हैं। अब देखो कोल्ड गैस की बात ये है, यानी कि ठंडी गैस है, नॉर्मल मूव कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है इनके दरमियान इतनी ज़्यादा तेज कोलिजन नहीं है। जबकि अगर हॉट गैस की बात करो, हॉट गैस आपके पास ये यानी कि हीट टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देख रहे हो कितनी स्पीड अप हो रही है, मॉलिक्यूल्स किस तरह फास्टली मूव करेंगे, ठीक है, और रैंडमली मूव करेंगे। बिहेवियर ऑफ द गैसेस की तरफ चलते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल इज नोन एज अ डिफ्यूजन। एक डेफिनेशन आपके पास ये हो गई, गैसेस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली। हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट परफ्यूम, सही। तो उसमें क्या होता है आपके पास, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो भी जाते हैं। एक और डेफिनेशन आपके पास क्या हो गई, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द गैसियस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ द रिलेटिवली हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द रिलेटिवली लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। और इसी एग्जांपल हमने परफ्यूम भी ले ली कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगी उसे आप डिफ्यूजन कहोगे, सही। केमिस्ट्री में आप इसको किस तरह लोगे, गैसेस पे किस तरह लोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल, पूरी वेसल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए किसकी, गैस के पार्टिकल्स की, और गैसेस बहुत आसानी से डिफ्यूज करते हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए डिफ्यूजन की एक एग्जांपल क्या रखी कि हाई कंसंट्रेशन, यानी कि एक ये आपके पास स्मेल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब फ्रूट पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी खुशबू आ रही है, एक कंटेनर है, उसमें क्या हो रहा है आप लोगों के पास एक खुशबू आ रही है इसमें, वहाँ हमने कह दिया कि हायर कंसंट्रेशन है, गैसेस जो बन रही हैं वो हायर कंसंट्रेशन की बन रही है, ठीक। अब वो क्या हो रहा है, बाहर भी क्या कर रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर इतनी स्मेल नहीं है, इस कर्टन को अगर, डब्बे को अगर हम जो है वो खोल देंगे तो क्या होगा, ये स्मेल बाहर भी जाना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये गैसेस की डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाली जो होती है गैसेस के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहला रही है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से आपके पास अब जो रेड आप लोगों को नजर आ रहा है, यानी कि तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये क्या कर रही है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आहिस्ता 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 मूव कर रही है। यहाँ से देखो लोअर कंसंट्रेशन से इस जगह से वेसल से पूरी थ्रू आउट स्प्रेड हो रही है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स यहाँ आ गए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और कुछ पार्टिकल्स इसके यहाँ चले गए हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस है। इफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का रिवर्स जो होगा वो आपके पास थोड़ा सा इफ्यूजन की तरफ चला जाता है कि द एस्केप ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ वेरी स्मॉल होल ऑफ द वेसल। पहले वेसल है एक बड़ी सी, उसके अंदर पूरा आपके पास जब आ जाएगा तो आपके पास उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे डिफ्यूजन कह दोगे। इफ्यूजन आपके पास क्या होगा, सिर्फ छोटे से होल से, एक स्मॉल से होल से क्या होगा, गैस की मूवमेंट होगी, ठीक है, उसे आप इफ्यूजन कहोगे। जैसे एयर इफ्यूजेस फ्रॉम द टायर एज अ रिजल्ट टायर प्रेशर लूजेस ग्रेजुअली, कि क्या हो रहा है, टायर पे अगर आपके पास कोई पिन लग जाती है तो एक स्मॉल होल क्रिएट हो जाता है, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, अंदर ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर क्या होना शुरू होगा, वो एयर क्या होगी, रिलीज होना शुरू हो जाएगी उस स्मॉल होल के थ्रू, समझ आ गई। तो ये आपके पास टायर जो है फिर क्या करना शुरू कर देता है, प्रेशर उसका लूज होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो एक ये है गैसेस मौजूद है यहाँ पर, एक कंटेनर लिया है गैसेस का, इसके बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ है, गैसेस यहाँ से एक जगह से, इसमें से जो हायर कंसंट्रेशन है उससे किसकी तरफ जा रही है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, लेकिन किस मेथड के थ्रू, स्मॉल होल के थ्रू, ठीक है, एक छोटे से होल के थ्रू जा रही है, तो उसे क्या कहते थे, इफ्यूजन कहते थे, पिन होल कह लो या होल कह लो। इसी तरह यहाँ पर भी गैस के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन में मौजूद थे, किस मेथड के थ्रू जा रहे हैं, किस मतलब पॉइंट के, एक छोटे से होल के थ्रू जो है वो दूसरे कंटेनर में लेके जा रहे हैं, तो आप उसे डिफ्यूजन का प्रोसेस कहोगे। डिफ्यूजन के बारे में देख लो, डिफ्यूजन क्या आती है आपके पास, पूरे मॉलिक्यूल में या पूरी वेसल में जो है वो थ्रू आउटली जो है वो स्प्रेडिंग होगी किसकी, गैस के मॉलिक्यूल्स की। जबकि इफ्यूजन में क्या होता है आप लोगों के पास, इफ्यूजन में जो है वो गैस के मॉलिक्यूल किस तरह ट्रांसफर होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द स्मॉल होल, ठीक है, इसमें कोई होल ओपनिंग कुछ भी नहीं है, ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो है वो इवनली स्प्रेड होंगे पूरे वेसल के अंदर, जबकि इसके अंदर किस तरह से स्प्रेड होंगे, स्मॉल होल के थ्रू, ठीक है। आज के लेक्चर को स्टूडेंट हम लोग यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।